Hi guys, I am Renu Yadav and today our topic is food security. लास्ट टॉपिक जो था वो उसमें हमने किया था कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में एंड एम्प्लॉयमेंट, और उसका क्या आउटपुट निकला। इट मीन्स कि जो एग्रीकल्चर को जब 1951 में जो पॉलिसी स्टार्ट चली आ रही थी, उससे जो है एम्प्लॉय जो है ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे। एग्रीकल्चर में जो है डिक्लाइन होता जा रहा था, पतन होता जा रहा था। तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए थे। वो कौन कौन से स्टेप्स थे, तो वो हमने बताए थे कि ICAR सेंटर खोला गया, मतलब काउंसलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर खोला गया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ खोली गई। उसके साथ साथ एनिमल ब्रीडिंग सेंटर खोले गए। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट किया गया, तो और वेदर फोरकास्ट के लिए डेवलपमेंट किया गया, ताकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है न्यूज़ सुनेंगे तो न्यूज़ के थ्रू भी जो है उनको पता लगेगी। एजुकेशन ले सकते हो यूनिवर्सिटी में, अब है ना। अब जो है GDP ग्रोथ जो है इंक्रीज़ हो चुका था। जब ये पॉलिसी स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट ने, तो GDP ग्रोथ अब एग्रीकल्चर का इंक्रीज़ हो गया था। और जब इंक्रीज हो गई तो उनके सामने एक चैलेंजेस भी आया। क्या चैलेंज आया कि अब जब ग्रोथ हो रही है तो उसको मार्केट भी चाहिए उनको सेल करने के लिए। भाई कोई चीज़ हमारे पास जब ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको ये तो नहीं कि अपने घर में रखेंगे, उसको हम सेल करेंगे, तभी तो हमें प्रॉफिट आएगा ना। तो अब इनके लिए पास चैलेंजेस क्या था कि उनको इंटरनेशनल मार्केट चाहिए था, मतलब बड़े लेवल पर मार्केट चाहिए था, क्योंकि ग्रोथ अब ज़्यादा हो गई थी क्रॉप्स की। तो अब इनको मार्केट चाहिए था, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। अब उसके लिए गवर्नमेंट इनको सब्सिडी दे, मतलब सामान को इधर से उधर ये ले जाएंगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट की हेल्प होगी तभी तो इसके लिए इन्होंने मार्केट की ज़रूरत पड़ी। तो गवर्नमेंट ने अब इसके लिए क्या किया कि फूड सिक्योरिटी सिस्टम को अपनाया। फूड सिक्योरिटी सिस्टम को क्यों अपनाया, उसके दो रीजंस थे, दो तरीके से उन्होंने अपनाया। एक बफर स्टॉक और दूसरा PDS। बफर स्टॉक क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी इनके पास कि जब ये इंटरनेशनल मार्केट में जो है अपने लेकर जा रहे थे क्रॉप्स को, तो वहाँ उनको वो सब बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था जो कि एक अदर कंट्री को, जैसे जापान एक छोटा सा कंट्री है ना, बट वहाँ का जो है मार्केट जो है ज़्यादा डेवलप कर रहा था और इंडिया का नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि इंडिया की जो सब्सिडी रेट जो था वो कम था कंपैरिजन टू अदर कंट्री। तो इसके चलते वहाँ इंडिया के फार्मर जो है उनको compete नहीं कर पाए और अपने आप को फिर ले डाउन कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में। When farmer have been facing the so many problems, फार्मर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। लैंड अंडर द एग्रीकल्चर ऑफ द डिक्रीज, एग्रीकल्चर जो है डिक्रीज होता जा रहा था इस चक्कर में, तब उन्होंने गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए थे। कैन वी थिंक द अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब उनके पास क्या था कि अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट तो थे, अपॉर्चुनिटीज़ थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है ये उनके पास अब था। अब फूड सिक्योरिटी सिस्टम उन्होंने अपनाया। फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि फूड जो है वो बेसिक नीड है एवरी सिटीजन की, और वो कंट्री के हर सिटीजन के पास एक्सेस होना चाहिए, पहुंचना चाहिए मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल पर। मतलब एक आदमी को जितने भोजन की ज़रूरत है, जितने दिन में कैलोरी की ज़रूरत है, उतना उसको मिलना ही मिलना चाहिए। यदि वो नहीं मिलता है तो इट मीन्स जो हमारी कंट्री है वो पुअर कंट्री है, कि लोग जो उसमें भूखे मर रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम PDS स्टार्ट किया। PDF और क्यों स्टार्ट किया, मान लें कि कभी जैसे अकाल पड़ गया है ना, तो अकाल पड़ गया तो लोगों के पास जो है अब खाने के लिए भोजन नहीं है ना, क्रॉप्स हुई ही नहीं, तो यदि वो उसको स्टॉक नहीं करेंगे तो पब्लिक जो है भूखे मारे मर जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि इसको स्टॉक किया जाए। और जब एग्रीकल्चर हमारे पास अब बेनिफिट मिल रहा है, हमें क्रॉप्स ज़्यादा हो रही है, हमने जो स्टेप्स उठाए तो उनसे फ़ायदा मिल रहा है, तो इसको स्टॉक किया जाए। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, और जब ज़रूरत पड़ने पर पब्लिक को हम इससे अनाज को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ये था बफर स्टॉक और PDS। समझ में आया। इंडियन फूड सिक्योरिटी पॉलिसी हैज़ द प्राइम ऑब्जेक्ट। अब इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी पॉलिसी थी उसका प्राइम ऑब्जेक्ट क्या था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन टू कॉमन पीपल एट द ऑफोर्डेबल प्राइस, की जो लोग हाई प्राइस पर ऑफर नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, उनको पुअर प्राइस पर कम प्राइस में गवर्नमेंट जो है अवेलेबल करवाएगी ग्रेन। ये था उनका उद्देश्य। इट हैज़ एनेबल टू पुअर एज द एक्सेस द फूड, और जो लोग
इतने ज़्यादा गरीब है कि बिल्कुल भी खरीद ही नहीं सकते, उनके पास तो बिल्कुल उपाय है ही नहीं, तो उनको गवर्नमेंट जो है बिल्कुल लो प्राइस में देगी या उनकी हेल्प करेगी। ये था उनका उद्देश्य। आईएफसी क्या है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो फूड हमारा जो फूड सिक्योरिटी जो हो रही थी, तो उसको कौन इकट्ठा कर रहे थे? आईएफसी इकट्ठा कर रही थी। आईएफसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो प्रोडक्टिंग एंड द स्टॉकिंग फूड ग्रेन, कि वो प्रोडक्ट को भी चेक करें और फूड ग्रेन को स्टॉक करें। वेन एवर डिस्ट्रीब्यूट इज द एंश्योर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, कि जब पब्लिक को ज़रूरत पड़े तो उस सिस्टम को वो खुद ही चेक करें। आईएफसी प्रोडक्ट्स फूड ग्रेन फ्रॉम द फार्मर टू द गवर्नमेंट, अनाउंस द मिनिमम स्पॉट प्राइस, और उनको मिनिमम स्पॉट प्राइस पर देगी। देखो अब ये जो पॉलिसी चलाई गई थी एफसीआई ने, इसमें ये था कि गवर्नमेंट को भी लॉस ना हो और जो फार्मर्स जो है उनको भी लॉस ना हो। किस तरीके से लॉस ना हो? मान लीजिए अब जब कुछ स्टेप्स उठाए गए, गवर्नमेंट जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, तो उससे उनकी क्रॉप्स जो है ज़्यादा होती जा रही है। अब जब क्रॉप्स ज़्यादा होती जा रही है, लोगों को फैसिलिटी मिल रही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स कर रहे हैं। तो इस पर गवर्नमेंट, अब जब ज़्यादा स्टॉक हो रही है तो मार्केट चाहिए। अब कोई चीज़ मार्केट में जाएगी, ज़्यादा है, तो उसके क्या होते हैं? प्राइस लो हो जाते हैं। अब फार्मर ने जब क्रॉप्स लगाई थी तो उसका जो एस्टिमेट था कि मुझे कितना बेनिफिट हो सकता है, अब ज़्यादा क्रॉप्स हो गई, मार्केट में ज़्यादा सामान आ गया, तो ज़्यादा सामान आने से उसके प्राइस कम हो गए। अब प्राइस कम हो गए तो फार्मर जो है अब उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा कि इतने हार्ड वर्क करने के बाद मैंने ये किया और जो मुझे प्रॉफिट चाहिए था वो प्रॉफिट भी नहीं मिला, तो नेक्स्ट टाइम वो सोचता है कि मैं कोई दूसरी क्रॉप्स लगाऊं। तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये एमएसपी स्टार्ट किया। एमएसपी का मतलब कि मिनिमम स्पॉट प्राइस, कि आप कितनी भी क्रॉप्स कीजिए, कि एक निर्धारित कर दिया प्राइस कि इस प्राइस पे गवर्नमेंट आपसे ये सारा अनाज खरीदेगी। यदि इससे ज़्यादा महंगा आपसे दूसरे मार्केट में या कोई भी खरीदता है आप, तो उसको सेल कर दीजिए, और यदि आपके पास स्टॉक है और कोई नहीं खरीद रहा है, तो इस प्राइस में आप हमें गवर्नमेंट को ये सारा अनाज जो है सेल करा सकते हो। ठीक है, तो ये था मिनिमम स्पॉट प्राइस एमएसपी। अब पता लगा एमएसपी क्या होता है? वही कि गवर्नमेंट ने जब क्रॉप्स ग्रो की जाती है तो उसी टाइम एक प्राइस निर्धारित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए वीट है आपका, है, तो वीट का कि 2000 रुपये क्विंटल जो है, हम पर क्विंटल जो है गवर्नमेंट रेट है ये। अब इससे ज़्यादा रेट में यदि कोई आपसे दूसरा कोई खरीदता है तो आप सेल कर दीजिए, अदरवाइज 2000 रेट पर जो है गवर्नमेंट आपसे खरीद लेगी, उसको आप कभी भी सेल कर सकते हो। ये था एमएसपी। तो ये इसलिए एक तो कि गवर्नमेंट के पास भी इस तरीके से जो है खूब सारा स्टॉक हो जाएगा, और जब ज़रूरत पड़ने पर पुअर पीपल को गवर्नमेंट जो है इसको मिनिमम प्राइस में वापस लोगों के पास हेल्प कर सकती है। तो इसलिए ये एमएसपी स्टार्ट की गई थी और ये बफर स्टॉक स्टार्ट किया गया था। एफसीआई परचेज द हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉपिंग पैटर्न वीट एंड पैडी। अब जब एमएसपी वीट और इस पर राइस पर ज़्यादा होने लगी तो लोगों ने क्या किया कि वीट और राइस को ही ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। पंजाब और हरियाणा जैसा स्टेट है उसमें मोस्टली पूरे एरिया में वीट और राइस ही ग्रो होने लगे। तो जो अदर क्रॉप्स जो पैटर्न था वो अब क्या हो गया? इनबैलेंस हो गया, मतलब जिस पर लोगों को ज़्यादा दाम मिलेंगे वही उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। उन पर गवर्नमेंट ने एमएसपी निर्धारित कर दी थी, तो लोगों ने वही चीज़ ज़्यादा ग्रो करनी स्टार्ट कर दी। जो जो दूसरी क्रॉप्स थी वो जो ग्रो करना उन्होंने बंद कर दिया। तो इससे जो है कुछ इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट पड़े। क्या बैड इम्पैक्ट पड़े? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि अब वो क्रॉप्स जो नहीं है उसकी कमी आने लगी, है ना, लैक ऑफ अदर क्रॉप्स। सेकंड कि उसमें जो लोग जो सॉइल थी वो धीरे धीरे अब क्या होने लगी? बैरन होने लगी। लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक का यूज किया, ज़्यादा टेक्निक का यूज किया, उसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड फर्टिलाइसाइड ज़्यादा यूज किया, उससे लैंड पूरी बैरन हो गई। वीट का ज़्यादा यूज किया जाने लगा, और जो सॉइल में जो चेंजेज आता है कि एक बार हम जो है इस तरीके की क्रॉप्स ग्रो करते हैं जिसकी रूट ऊपर होती है लैंड की सरफेस पे, एक फिर इस तरीके से जिसकी थोड़ा नीचे जाती है, तो वो पैटर्न नियर तो जो लैंड की फर्टिलाइज थी अब वो धीरे धीरे क्या होने लगी? ख़त्म होने लगी। तो अब लोगों को लगने लगा, फिर जो रिच लैंडलॉर्ड थे उन लोगों ने तो अपने किसी भी तरीके से, जैसे वाटर की कमी होने लगी, अब पहले नहरों का विकास कर दिया, तो नहरें करने से लोग उसमें पानी ज़्यादा देने लगे, खेती में पानी ज़्यादा देने लगे, तो क्या हुआ उसमें धीरे धीरे करके वो पूरी लैंड जो है सॉल्टी हो गई, ऊपर से ऊपर जो लेयर आई वो क्या हो गई? स्लेंटी हो गई।
तो अब उसमें क्रॉप्स कम होने लगी। अब जो पुअर फार्मर जो थे, मतलब जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, अपना खुद का ही गुजारा कर पाते थे, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। क्योंकि जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने तो किसी भी तरीके से अपने वो कर ही लेते थे, किसी न किसी तरीके से अपनी फैसिलिटी का। लेकिन जो पुअर फैमिली थे वो उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होने लगी। तो इस तरीके से कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ इसके पॉइंट्स जो है दोष भी है। One important reason of the degradation free power and the section of the farming has encouraged them pump underground water. सबसे ज़्यादा डिग्रेडेशन किसने किया? अंडरग्राउंड वाटर ने, क्योंकि वीट और राइस ज़्यादा देने से उनमें जो है एग्रीकल्चर की में जो है सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो लोगों को गवर्नमेंट ने जो रिवर्स के थ्रू, नहरों के थ्रू, कैनल के थ्रू जो फैसिलिटी प्रोवाइड की, लोग अब ज़्यादा उसमें क्या करने लगे, पानी का यूज करने लगे। जैसे पंजाब में राइस ज़्यादा करने लगे, शुगर केन महाराष्ट्र में ज़्यादा करने लगे, तो वहाँ की जो पूरी लैंड जो है वो क्या हो गई, अब ख़राब हो गई। उनकी जो है क्रॉप्स की जो पावर थी अब वो कम हो गई धीरे धीरे। तो ये डबल डिसएडवांटेज कहा गया है इसे, कि अच्छे तरीके से मार्केट आया बट इससे बाद में इन फ्यूचर के लिए लैंड जो है पूरी ख़राब हो गई। अब उसमें वो पावर नहीं है जिस तरीके से वो पहले जो नेचुरल जो ग्रो होती थी अब वो नहीं होता। उसके लिए ज़्यादा पेस्टिसाइड डालो, ज़्यादा हर चीज़ ज़्यादा डालनी पड़ती थी। तो ये कुछ रीजंस थे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा एग्रीकल्चर का। हैव ए नाइस डे।